ओके बच्चों, सो सबसे पहले तो लास्ट क्लास में आपको मैंने बिगिनर बॉक्स दिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। फिर एक दो क्वेश्चंस अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर के करेंगे। हाँ, ठीक। चलो तो पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिगिनर बॉक्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। बताइए, 17 क्वेश्चन है, क्या क्या डाउट है? नो डाउट, ऑल डन। ठीक है, और कोई सब देख लो बच्चे, BB2 में कोई भी डाउट? ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 6, 7। एलिमेंट विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ग्रेटर देन 4 वर नॉट अलाउड इन द नेचर, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट्स वुड बी। तो हर ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हैं वो आपको पता है, केमिस्ट्री में पढ़ा है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 के साथ 8 आ सकते हैं। तो 2, 8, 18, 32 ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एंड डिफरेंट एटम्स में होता क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो इस हिसाब से देखे तो कितने एटम डिफरेंट बन सकते हैं, इट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच यू कैन फिल। तो 60 आ जाएगा अगर सबको सम करके देखो तो, है ना। केमिस्ट्री का टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल। यस, 2n² टाइप होता है nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का नंबर। हाँ, चलो अब बताओ और कोई डाउट? बिगिनर बॉक्स तो सभी बच्चे तो बोल रहे हो गया। इलस्ट्रेशन करे हो, इलस्ट्रेशन में कोई डाउट? डन, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉड्यूल पूरा, एटॉमिक स्ट्रक्चर का SCV की एक्सरसाइज पूरी कर लेना है, प्लस फोटो इलेक्ट्रिक की एक्सरसाइज कर लेना है। तो ये दोनों अपन टारगेट रखते हैं वेडनेसडे का। ठीक, वेडनेसडे को SCV कंप्लीट करना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर प्लस अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और एक दो क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने देखा कि वे ऑप्टिक्स से रिलेटेड है, तो उनको छोड़ देंगे अभी अपन, वे ऑप्टिक्स हो जाएगा उसके बाद कर लेंगे। ठीक है, चलो बच्चों फिर आगे स्टार्ट करते। तो लास्ट क्लास में ना, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था वेरिएबल, सॉरी, सेंटर ऑफ मास जिसमें मूव कर रहा है, ऐसे कॉन्सेप्ट अपन ने देखे थे कि एक्चुअली हमारा जो हमने मॉडल डिराइव करा था उसमें गलती कर दी थी हमने। हमने सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे मान लिया था, सॉरी न्यूक्लियस को रेस्ट पे मान लिया था, जिससे सेंटर ऑफ मास भी मूव करने लग गया था। फिर हमने करेक्शंस कर लिया था रिड्यूस मास का लेके। ठीक है, तो वो सब हमका हो गया था। एक टाइप का और क्वेश्चन बचता है हाइपोथेटिकल एनर्जी लेवल का। तो लिखो क्वेश्चन, लिखो। सपोज सपोज potential energy suppose potential energy between electron and proton, suppose potential energy between electron and proton, between electron and proton separated by a distance r, separated by a distance r, is given by, is given by, suppose potential energy between electron and proton separated by distance r is given by minus ke square, minus ke square by r cube, where k is suitable proportionality constant. Suppose potential energy between electron and proton at a separation of r is given by minus ke square by r cube, where k is some suitable constant, where k is some suitable constant. Find the radius of nth Bohr orbit. Find the radius of nth Bohr orbit. Find the radius of nth Bohr orbit with this interaction between proton and electron. Find radius of nth Bohr orbit with this interaction between proton and electron. Find radius of nth Bohr orbit of H atom. Of H atom with this interaction energy between electron and proton. Radius of nth Bohr orbit of H atom. तो यस, तो हम बिल्कुल सही यही करना है, करिए ट्राई। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से r डिस्टेंस पे है, तो उनकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी का मैंने एक्सप्रेशन दे दिया, सम हाइपोथेटिकल एक्सप्रेशन दे दिया मैंने। ये मानना है आपको पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया अगर ये इंटरेक्शन एनर्जी थी तो बताओ क्या रेडियस आना चाहिए nth बोहर ऑर्बिट की H एटम में। करो ट्राई। चलो रशीद कुछ बता रहा है, रशीद मुझे फाइनल आंसर चाहिए, कैसे करना है वो तो आपको पता है। आई वांट फाइनल आंसर।
अब ठीक है क्या? नहीं, जस्ट अ मिनट। अब देखिएगा, अब थोड़ा सा मैंने कुछ चेंज करने की कोशिश करी है। अच्छा, नाउ गुड, ठीक है। चलो, तो सॉल्व करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। हाँ, BB2 डिस्कस हो चुका है अंशुल अपना। तो सॉल्व करते हैं फटाफट इसको। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये दे दिया, तो फोर्स का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। फोर्स होता है माइनस du/dr। डिफरेंशिएट करो इसे, तो एक माइनस ऑलरेडी लगा है, एक माइनस आप लगाओगे तो प्लस हो जाएगा। के ई स्क्वायर कॉन्स्टेंट आर की पावर -3 आएगा, उसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस ऑफ 3 टाइम्स आर की पावर -4। तो फोर्स के एक्सप्रेशन में एक नेगेटिव साइन आ गया, माइनस के ई स्क्वायर इंटू 3 अपॉन आर की पावर 4। अब फोर्स के एक्सप्रेशन में नेगेटिव साइन आ रहा है, ये क्या बता रहा है हमको? ये बता रहा है फोर्स की डायरेक्शन। हमने जब du/dr करा है ना, तो हम ये मान के चल रहे थे आर की डायरेक्शन में फोर्स है, तो यहाँ माइनस साइन बता रहा है कि एक्चुअली आर के इनवर्स डायरेक्शन में फोर्स है, ये अट्रैक्शन का फोर्स है। ये माइनस साइन बता रहा है कि आर के अपोजिट है, मतलब फोर्स की डायरेक्शन आर के अपोजिट है। दिस इज ऑफ अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन का फोर्स है, ये बता रहा है माइनस साइन। ठीक है, तो वैसे भी हमको अट्रैक्शन ही पता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में होता है, तो इस माइनस साइन को निगलेक्ट करो। अब mv²/r जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो यही वाला फोर्स देगा। ठीक है, तो यहां से एक r का 3 पावर बचेगी, तो mv²r³, यह आ जाएगा मेरे पास 3ke²। और दूसरा बोहर मॉडल अगर एप्लीकेबल है तो mvr इक्वल टू होता है nh/2π। देखो, नीचे वाले इक्वेशन को स्क्वायर करो और डिवाइड कर दो, नीचे वाली इक्वेशन का स्क्वायर करो और डिवाइड करो। ठीक है, तो v² से v² कैंसिल हो जाएगा, v² से v² गया, एक m बचेगा नीचे और एक r बचेगा ऊपर। r/m इज इक्वल टू 3ke² अपॉन 2π, ऊपर चला गया तो 6π हो जाएगा, सॉरी 2π का स्क्वायर 4π ऊपर जाएगा, 4π², तो 12π² नीचे हो जाएगा n²h²। ये m इधर भेज दो, तो ये रेडियस का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक, चलो, तो रेडियस का एक्सप्रेशन पूछा था, वो तो काफी आसान चीज हो गई निकालना। अब मैं एक और चीज पूछ रहा हूं, इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन बताओ। फाइंड टोटल एनर्जी, ऑल्सो फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ एटम। आई शुड राइट एटम, है ना, बिकॉज सिस्टम की एनर्जी होती है हमेशा पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। काइनेटिक तो इलेक्ट्रॉन की होती है, पर द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम, तो उसे ऐड करते तो सिस्टम की बोलना चाहिए। चलो करो, टोटल एनर्जी ऑफ एटम निकालो इस हाइपोथेटिकल एनर्जी वाली सिचुएशन में। हाँ सर्वेश, ऐसे ही करना है। तो करना कैसे है? टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक को पोटेंशियल जोड़ दो, पोटेंशियल तो दिख रही है, काइनेटिक कितनी होगी वो निकालने के लिए देखो ये आर को वहां भेजो, तो mv² की वैल्यू आ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv², बट mv² की वैल्यू देखो क्या बन रही है, 3ke²/r³, 3ke²/r³ है ना। तो ये mv² की वैल्यू थी, और डिवाइड हाफ भी करना था आपको, तो बाई 2 आ जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। और पोटेंशियल का एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल 3ke²/2r³ प्लस पोटेंशियल विच इज -ke²/r³। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, ये 3/2 का टर्म जो है वो ज्यादा है ना माइनस वाले टर्म से, तो नेट में पॉजिटिव आने वाली है, हाफ ke²/r³। टोटल एनर्जी नेट में पॉजिटिव आने वाली है, तो ये एटम अनस्टेबल होने वाला है। ठीक है, इस तरह का एटम स्टेबल ही नहीं रहेगा, हमको ये समझ में आ रहा है, बिकॉज टोटल एनर्जी पॉजिटिव। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब इस तरह के एटम में एक्चुअली क्या होगा, जितना दूर रहेगा इलेक्ट्रॉन उतना कम एनर्जी रहेगी सिस्टम में,
सिस्टम एनर्जी कम करने की कोशिश करने के लिए इलेक्ट्रॉन बाइंड ही नहीं होगा न्यूक्लियस से। बस अब इसमें आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। आर की वैल्यू जो थी वो सब्स्टिट्यूट कर दो, 12 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, इसका पूरा का क्यूब बन जाएगा नीचे भी और ऊपर भी। चलो इसे थोड़ा सा अरेंज करके लिख देना तो ये टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। क्लियर? ये समझ में आए बात? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और हमारा बच रहा है, वो भी देख लेते हैं। देखो, जब भी किसी एटम में ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट आता है तो फोटोन इमिट होता है। दैट फोटोन कैरीज मोमेंटम विद इट, वो फोटोन अपने साथ मोमेंटम लेके जाता है। तो मान लो मेरे पास कोई एच एटम है जो एक्साइटेड स्टेट में है, जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो उसने एक फोटोन इमिट करा, है ना, उसने एक फोटोन इमिट करा। ग्राउंड स्टेट में आया तो उसने एक फोटोन इमिट करा, ये फोटोन इमिट हो रहा है। फोटोन अपने साथ कुछ मोमेंटम लेके जाता है, फोटोन अपने साथ मोमेंटम लेके गया तो मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए हाइड्रोजन को भी तो अपोजिट उतना मोमेंटम ले जाना पड़ेगा। सही बात है क्या? ये पी क्या है? मोमेंटम। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए फोटोन जितना मोमेंटम कैरी कर रहा है उतना हाइड्रोजन को भी तो मोमेंटम ले जाना पड़ेगा। अगर इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था, मान लो ये रेस्ट पर है, ठीक। अब फोटोन कितना मोमेंटम लेके जाएगा? एच बाय लैम्डा, अपन ने पढ़ा है ना। तो फोटोन का मोमेंटम एच बाय लैम्डा, उसकी एनर्जी लैम्डा पे डिपेंडेंट है, और हाइड्रोजन भी इतना ही मोमेंटम लेके जा रहा है। अगर फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा है तो अपन हाइड्रोजन के मोमेंटम को एच बाय लैम्डा बोलेंगे, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मोमेंटम स्क्वायर बाय 2m से अपन निकाल सकते हैं, वो जगह एच स्क्वायर बाय 2m लैम्डा स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी जो हाइड्रोजन को मिली और जो फोटोन को एनर्जी मिली एच बाय लैम्डा, ये दोनों ही डी एक्साइटेशन से आना चाहिए। टोटल एनर्जी जो मिल रही है विच इज एच स्क्वायर बाय 2m लैम्डा स्क्वायर प्लस फोटोन को एनर्जी जो मिली एच बाय लैम्डा, ये दोनों ही एनर्जी तो आना चाहिए ना डी एक्साइटिंग एटम से। तो उस एटम में जो भी ट्रांजिशन होता है ना, वो सारी एनर्जी यहां जाती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/m-n। ये पूरी एनर्जी दो जगह जाती है, एक्चुअली सिर्फ फोटोन को नहीं मिलती है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, पर हमने कभी भी फोटोन की वेवलेंथ काउंट करने में ये तो काउंट ही नहीं करा था, हमने ये वाला टर्म काउंट नहीं करा था। क्यों? क्योंकि जो मास है ना ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा टर्म है। दिस मास इज वेरी स्मॉल, वेरी लार्ज टर्म। ये मास के बहुत बड़ा होने की वजह से ना ये एनर्जी बहुत कम आती है। समझे बात? तो हम पूछ रहा है स्टार्टिंग से बता दे, तो स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। हाइड्रोजन एटम मान लीजिए रेस्ट पे था, उस हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड स्टेट में था। जब वो ग्राउंड स्टेट या डी एक्साइट हुआ उस समय उसने फोटोन इमिट करा। फोटोन अपने साथ मोमेंटम कैरी करता है, मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए हाइड्रोजन को भी उतना ही मोमेंटम अपोजिट ले जाना पड़ेगा। हाइड्रोजन मोमेंटम उधर लेके जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी आ जाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी प्लस फोटोन की एनर्जी, दोनों ही एनर्जी डी एक्साइटेशन से आनी चाहिए। जो डी एक्साइटेशन में एनर्जी जाएगी वो दोनों को मिलेगी। पर हमने ये टर्म कंसीडर नहीं करा था अभी कभी भी। क्यों नहीं करा था? बिकॉज इसमें नीचे मास ऑफ हाइड्रोजन एटम जो बहुत बड़ा है, और जो H का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हुआ ना H बाय लैम्डा, वो बहुत छोटा भी है। तो ये टर्म अपन ने निग्लेक्ट करा था हमेशा। क्लियर? चलो, हाँ हाँ, ये क्वेश्चन के बाद अलग से लिखना है। ये अपन एक थ्योरी का पॉइंट पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन तो अपना खत्म हो गया, ये तो अपन थ्योरी का पॉइंट पढ़ रहे हैं। रिकॉइल ऑफ एटम, ऐसा लिख लो, रिकॉइल ऑफ एटम। चलो, अब रचित पूछ रहा है एम ज्यादा बड़ा कहा है, तो एक काम करो, वैल्यू रख के देखो सबसे बढ़िया। आप मान लो कि अगर मैं इसको निग्लेक्ट कर देता हूं तो वेवलेंथ क्या आएगी फोटोन की? वेवलेंथ तो आप निकाल सकते हो। मान लो ट्रांजिशन हो रहा है सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, तो 10.2 की एनर्जी आएगी, उससे वेवलेंथ निकाल लो। वेवलेंथ जो आएगी वो यहां पर रख के देखना कितनी एनर्जी लेके जा रहा है हाइड्रोजन एटम, कंपेयर टू द एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन की एनर्जी लगभग 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये एनर्जी कंपेयर करो, निकाल के देखना कितनी आ रही है। ठीक, तो आपको दिखेगा कि एक्चुअली ये एनर्जी बहुत कम है। तो हमने निग्लेक्ट करके कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करी थी। क्लियर हो रहा है ये?
हाँ, है ना। चलो, तो पर इस कॉन्सेप्ट पे बेस कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं कभी कभी हमको, है ना। तो ये भी नोट कर लो, रिकॉइल ऑफ एटम, रिकॉइल ऑफ एटम, रिकॉइल ऑफ एटम। इनफैक्ट जब आप एससीवी सॉल्व कर रहे हो, अगर आप अपने अगर फोटो इलेक्ट्रिक सॉरी एटॉमिक के एससीवी सॉल्व करोगे, तो उसमें लास्ट में क्वेश्चन है 2-3 इसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो आपको मिलेंगे फोटोन की फ्रीक्वेंसी में कितना एरर आया है आपके इस टर्म को निग्लेक्ट करने से, ऐसे एक दो क्वेश्चन है वहां पर। तो एससीवी जब अपन सॉल्व करेंगे तो अपना ये कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएगा, ठीक। चलो ये हो जाए, इसके बाद अपन अब स्टार्ट करेंगे एटॉमिक कोलिजन, एटॉमिक कोलिजन। चलो नोट हो गया क्या ये सब, हटा दूं, हटा दूं ये सब, ठीक। एटॉमिक कोलिजन स्टार्ट करते हैं, तो ये हटा रहा हूं मैं। अब मुझे एटॉमिक कोलिजन चालू करने से पहले ये बताओ कि आपको कोलिजन अच्छे से आता है। व्हाट डू वी मीन बाय इन इलास्टिक कोलिजन, बताओ। इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज इन इलास्टिक कोलिजन, बताइए। एनर्जी कुछ लूज होती है, कम कम हो जाती है ना, सो सिस्टम में एनर्जी का लॉस होता है। इन इलास्टिक कोलिजन में मैक्सिमम इन इलास्टिक कोलिजन में जो लॉस हो सकता है एनर्जी का, वो कब होता है, मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी कब हो सकता है, सेम स्पीड से चलने लगे, मतलब ई जीरो हो जाए, है ना। बिल्कुल से ई जीरो हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो हो जाती है। बोथ एस टी गलत है, सो हम ये गलत लिखा आपने, ये गलत लिखा, ये स्टेटमेंट गलत है पूरा। ई जीरो का मतलब पार्टिकल चिपक जाते नहीं होता है, ई जीरो का मतलब दोनों सेम स्पीड से चलने लगेंगे, या उनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो बोलना। ई जीरो का मतलब चिपकना नहीं होता है, ठीक है। हाँ, चलो अब आगे बढ़ते। तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कब होता है, जब ई जीरो होता है। कितना पॉसिबल लॉस हो सकता है, कभी जरूरत पड़ी इसकी, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑफ एनर्जी क्या हो सकता है, मैक्स पॉसिबल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इनइलास्टिक कोलिजन क्या हो सकता है। रचित बोल रहा है E/2, नहीं। जब जब ई जीरो होता है तब मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है। तो अगर वो आप निकालो तो आता है हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। म्यू इज रिड्यूस्ड मास, म्यू को आप लिख सकते हो दोनों पार्टिकल के मासेस का प्रोडक्ट अपॉन मास का सम। ये अपन ने थोड़ा सा कोलिजन की पहले तो थ्योरी समझी, कोलिजन की थ्योरी का कुछ पॉइंट पढ़ा, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इतना हो सकता है, ये कैसे आया मैं करके बताता हूं आपको। मान लो m1 और m2 मास के दो पार्टिकल से जो u1 u2 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे थे, और कोलिजन कैसा है, ई जीरो वाला कोलिजन है, परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन है। तो बिफोर कोलिजन सिचुएशन है और आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, दोनों की वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट सेम हो जाएगी। तो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट मोमेंटम कंजर्वेशन से तुम निकाल सकते हो किस स्पीड से चलेंगे, ये चलेंगे m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। सही बात है क्या, पूरी खत्म होना जरूरी नहीं है ब्राउज दिन, ठीक है। इनिशियल मैंने मान लिया कि u1 u2 वेलोसिटी थी, बाद की वेलोसिटी मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाल दी। अब अपन एनर्जी लॉस निकालते हैं। नाउ एनर्जी लॉस, कितनी एनर्जी लॉस हुई, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, फाइनल कम है, तभी तो लॉस हुई है। तो कितनी लॉस हुई है, चलो निकालते हैं। इनिशियल कितनी लिखेंगे, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस फाइनल। अब दोनों साथ में चल रहे हैं तो मास को m1 प्लस m2 ले लो, और जो वेलोसिटी वो तो कॉमन है, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू का होल स्क्वायर। अगर तुम्हें कुछ याद आ रहा हो, कुछ याद आ रहा हो, तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये वैसा ही एक्सप्रेशन है जैसा दो कैपेसिटर को कनेक्ट करने पे, दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करने पे एनर्जी लॉस का लिखा था अपन ने, है ना। हाफ c1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ c2 v2 स्क्वायर
माइनस इक्विवेलेंट कैपेसिटी C1 प्लस C2, और ये लिखा है इक्विवेलेंट पोटेंशियल, ये Q1 प्लस Q2 दोनों के चार्जेस का प्रोडक्ट अपॉन कैपेसिटी का सम, ये कॉमन पोटेंशियल है। याद आ रहा है? ठीक है, तो मैं फोकट मेहनत क्यों करूं मैं, हमें याद है उसमें रिजल्ट क्या आता है, तो डायरेक्ट लिख दूं। वहां पे रिजल्ट आता था फाइनल हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इनटू जो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस है उसका स्क्वायर आता था, ये आता था वहां फाइनल रिजल्ट। तो C1 को लिख दूंगा M1, C2 को लिख दूंगा M2, C1 प्लस C2 हो गया M1 प्लस M2, और ये V1 माइनस V2 का मतलब हो जाएगा U1 माइनस U2। सही बात है क्या? ये समझ में आया कि नहीं, बताइए। चलो, अब ये क्या है, रिड्यूस मास, और ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी या वेलोसिटी अप्रोच। बी रिलेटिव है, वेलोसिटी अप्रोच, वेलोसिटी अप्रोच है ना, ठीक। चलो, पर ये सारा डिस्कशन अपना हेड ऑन कोलिजन के लिए था, है ना, ये सब हेड ऑन कोलिजन के लिए था। याद रखना, मैंने अभी आपको ऑब्लिक कोलिजन के लिए नहीं कराया कुछ भी, हेड ऑन कोलिजन के लिए अपन कर रहे हैं, तो ये आ रहा है मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी लॉस। चलो, तो ये अपन ने सीखा व्हाट इज मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी लॉस इन कोलिजन। ठीक है, ये एटॉमिक कोलिजन से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, बस ये अपन को थ्योरी 11 की कुछ मैंने रिवाइज कराई, नोट कर लो, इसमें कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए हमको, नोट करिए। हाँ रचित, ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल सही। रचित बोल रहा है ऐसा हम बोल सकते हैं कि जब मैक्सिमम पॉसिबल लॉस एनर्जी का होगा तो सीओएम फ्रेम में एनर्जी जीरो हो जाएगी, जो 100% सही है, बिकॉज जब दोनों साथ में चलने लगेंगे तो सीओएम के रिस्पेक्ट में दोनों की स्पीड जीरो हो जाएगी, क्योंकि दोनों का सेंटर ऑफ मास भी इसी स्पीड से चलेगा जिससे दोनों चल रहे, तो सीओएम के रिस्पेक्ट में दोनों की स्पीड जीरो, तो सीओएम के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। ठीक है, चलो, कुशाग्र पूछ रहा है सर वो E0 पर स्टिक नहीं होने वाला पॉइंट रिपीट कर दो। कुछ भी पॉइंट नहीं था, मतलब आप लोगों को पता नहीं क्यों दिमाग में ऐसा भर जाता है कि E0 मतलब चिपक जाना, E0 मतलब चिपकना नहीं होता, E0 मतलब बस कॉमन वेलोसिटी हो जाना, जरूरी नहीं कि पार्टिकल चिपक के चलेंगे। ठीक है, कुछ हो सकता है बाद में कुछ फोर्सेस लग जाए जिससे वो अलग भी हो सकते हैं, है ना। E0 का मतलब कभी भी चिपकना नहीं होता है, E0 का मतलब सेम वेलोसिटी हो जाना, है ना। पता नहीं बच्चे चिपका देते पार्टिकल को, ग्लू जैसा मान लेते कि ग्लू लग गया बीच में, बस साथ में चल रहे हैं, ये मतलब होता है E0। ठीक, चलो, तो ये मैंने कुछ पहले तो कोलिजन का पॉइंट रिवाइज कराया, अब ये क्यों बता रहा हूं, देखो एटॉमिक कोलिजन जब होंगे, जब एटम्स का किसी से कोलिजन होगा, एटम एक एटम से टकरा जाए या किसी एटम से कोई दूसरा पार्टिकल आकर टकरा जाए, तो वहां पर भी कोलिजन दो तीन तरह के हो सकते हैं, लाइक इलास्टिक कोलिजन हो सकता है, इन इलास्टिक कोलिजन हो सकता है, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन हो सकता है। जब इन इलास्टिक या परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन होंगे तो कुछ एनर्जी लॉस होगी। जब बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स का कोलिजन होता है तो जो भी एनर्जी कम होती है ना, काइनेटिक एनर्जी जो जाती है वो कहीं और दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, लाइक हो सकता है वो हीट एनर्जी में चली जाए, बॉडी के अंदर इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट के फॉर्म में चली जाए। ठीक है, यहाँ एटम्स के कोलिजन में इंटरनल एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अपन बोले तो एटम के अंदर इंटरनल एनर्जी का मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन की जो न्यूक्लियस के अबाउट एनर्जी वो, सही बात है क्या। यहां पर जब एटम्स का कोलिजन होगा तो एनर्जी अगर लॉस होगी तो कहां जाएगी, यहाँ हीट वीट का कॉन्सेप्ट तो है नहीं, जो एनर्जी लॉस होगी वो अंदर एटम के अंदर अब्सॉर्ब हो सकती है और इलेक्ट्रॉन फिर ट्रांजिशन करेगा, सही बात है ना। इन एटॉमिक कोलिजन वॉट एवर इज द एनर्जी लॉस, it may be absorbed by the electron to go from higher lower energy level to higher energy level, वो एक्साइटेशन में जा सकती है, ये क्लियर हो रहा है। बिकॉज एनर्जी लॉस होगी तो कहा जाएगी, अगर बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उनमें अंदर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी में जा सकती है। अब यहाँ पार्टिकल की तो बात कर रहे हैं, एटम्स की तो बात कर रहे हैं, एटम की काइनेटिक एनर्जी विल बी अ डिफरेंट क्वांटिटी, एटम के अंदर जो एनर्जी गई वो इलेक्ट्रॉन को मिलेगी बस। ठीक है, चलो, तो ये पॉइंट एक बस लिख लो आप एटॉमिक कोलिजन में कि वॉट एवर इज द एनर्जी लॉस इन कोलिजन, एनर्जी
loss in collision will be absorbed by atom for excitation. फॉर एक्साइटेशन, भाई जो भी यहाँ एनर्जी लॉस होगी वो एक्साइटेशन में जा सकती है। ये अच्छे से समझ में आ गया पॉइंट? जो भी यहाँ एनर्जी लॉस होती है वो सिर्फ एक्साइटेशन में जा सकती है। अब एक्साइटेशन में एनर्जी गई तो क्या एक्साइटेशन में कोई भी एनर्जी चल जाती है क्या हमको? जैसे हाइड्रोजन एटम की बात करें, हाइड्रोजन एटम मान लीजिए ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट के हाइड्रोजन एटम को अगर आपको एक्साइट करना है तो आप कितनी भी एनर्जी से उसको एक्साइट कर सकते हो क्या? बोलो। नहीं, सिंपल सी बात है ना? कम से कम जो एनर्जी लगेगी एक्साइटेशन के लिए वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, फिक्स एनर्जीज होती है। एक्साइटेशन की एनर्जीज तो फिक्स होती है, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी यहाँ एनर्जी लॉस होगा वो कुछ भी रैंडम नहीं हो सकता। एनर्जी लॉस जो होगा यहाँ पर वो रैंडम नहीं हो सकता। एनर्जी लॉस कुछ फिक्स एनर्जीज के ही हो सकता है। ये बात समझ में आई? चलो तो अगली लाइन लिख लो, अगली लाइन लिखो। Hence, अगली लाइन लिखो, hence no random energy loss can take place, no random energy loss can take place in atomic collisions. Hence no random energy loss can take place in atomic collision. In atomic collision, energy loss can occur only when, energy loss can occur only when, हार्दिक बात करते, पहले लिख लो, energy loss can occur only when it may excite atom. Energy loss can occur only when it can excite atom. अब हार्दिक का डाउट आ रहा है सर एनर्जी अब्सॉर्ब्ड फिक्स होगा, लॉस तो कुछ भी हो सकता होगा ना, तो बाकी एनर्जी कहाँ जाएगी हार्दिक? मतलब एनर्जी लॉस हुई है तो कहाँ जा रही है? एनर्जी पूरे यूनिवर्स की कंजर्व हो रही है। तो आप क्या सोच रहे हो कि एटम ने एनर्जी अब्सॉर्ब जो करी वो तो फिक्स करी, तो बची एनर्जी कहाँ जाएगी बताओ? सराउंडिंग, क्या सराउंडिंग? What do you mean by surrounding here? When we are talking about atoms and their collisions with different atoms or neutrons or some atomic particle, so what do you understand by surrounding here? है ना, सराउंडिंग में भी एटम है, तो एक एटम से दूसरे एटम में बिना इंटरेक्शन के थोड़ी एनर्जी जा सकती है, समझे? चलो, तो फोटोन की तरह नहीं निकल सकती, रचित पूछ रहा है। फोटोन की तरह कब निकल सकती? जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो। एटम में ऐसा नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन का बिना ट्रांजिशन के अपने आप ही एनर्जी फोटोन की तरह निकल जाए, ठीक? चलो, क्लियर है पॉइंट? ओके। और जैसा आपने सोचा ना कि फोटोन की तरह नहीं निकल सकती क्या, तो यही चीज मॉडर्न में अपन को अवॉइड करना है। ऐसा हो जाएगा क्या, वैसा हो जाएगा क्या, ऐसा नहीं सोचना है, क्या हो रहा है वो समझना है, ठीक है? क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से जैसा आप सोच रहे हो कि भाई एटम टकरा है और एनर्जी जो भी लॉस हुई वो फोटोन के फॉर्म में निकल गई, ऐसा हो सकता है क्या? तो जब तक दिखेगा नहीं अपन दिमाग नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे कुछ भी प्रेडिक्ट ही नहीं करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि ऐसा होगा क्या, नहीं, क्या हो रहा है बस वो समझना है अपन को। ये हो रहा है, अब ये क्यों हो रहा होगा ये सोचना है, ठीक है? वी नीड टू डेवलप थ्योरीज हियर, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट थिंग्स हियर, ठीक है? चलो, सो बच्चे पूछ रहे लास्ट पॉइंट वापस रिपीट कर दो। तो मैंने बोला वॉट एवर इज द एनर्जी लॉस इट में हैपन इन द एक्साइटेशन ऑफ एटम ओनली, इट में गो इन द एक्साइटेशन ऑफ एटम ओनली। एनर्जी लॉस तभी हो सकता है जब एटम एक्साइट हो सके, ठीक है? एनर्जी लॉस तभी हो सकता है जब एटम एक्साइट हो सके। चलो, अब मेरा पहला क्वेश्चन, एक न्यूट्रॉन आ रहा है और स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम जो ग्राउंड स्टेट में है, जो ग्राउंड स्टेट में है, स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम जो ग्राउंड स्टेट में उससे टकरा जा रहा है,
जब ये न्यूट्रॉन आ रहा था इसकी काइनेटिक एनर्जी के है, के क्या है इसकी काइनेटिक एनर्जी। और आपको पता है न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन एटम के मास लगभग लगभग बराबर होते हैं। यू कैन अज्यूम दैट हाइड्रोजन एटम हैज ऑलमोस्ट सेम मास एज दैट ऑफ न्यूट्रॉन। ये मैंने बता दिया आपको, मास इज नियरली इक्वल। तो न्यूट्रॉन आ रहा है और हेड ऑन कोलिजन करने वाला है, हेड ऑन कोलिजन विथ एच एटम। न्यूट्रॉन का हाइड्रोजन एटम से हेड ऑन कोलिजन होने वाला है। तो बताओ मिनिमम कितनी एनर्जी लेके आए वो कि हाइड्रोजन एटम एक्साइट हो सके। करो, लिखो क्वेश्चन। व्हाट मस्ट बी द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन सो दैट हाइड्रोजन एटम may get excited? What is the minimum kinetic energy K of the incoming neutron? What is the minimum kinetic energy K of the incoming neutron so that hydrogen atom may get excited? करिए try. What must be the minimum kinetic energy of the incoming neutron so that after the collision hydrogen atom may get excited? जो बच्चों के आंसर आ रहे हैं, सर फर्स्ट लाइन का क्या मीनिंग है फिर से बता दीजिए। कौन सी फर्स्ट लाइन, कौन सी फर्स्ट लाइन जो ऊपर लिखी थी, ये एनर्जी लॉस इन कोलिजन विल बी अब्सॉर्ब्ड बाय एटम फॉर एक्साइटेशन। तो जो लिखा वही मतलब है, जो भी एनर्जी लॉस होगा वो तभी वो यहाँ पर एटम एक्साइटेशन में जा सकता है और किसी फॉर्म में जा नहीं सकता। ठीक, जो भी एनर्जी लॉस होगी वो एटम के एक्साइटेशन में ही जाएगी। चलो, तो मेरा पहला क्वेश्चन का बच्चों ने जवाब फटाफट दे दिया, वेरी गुड। मैंने पूछा था कम से कम कितनी एनर्जी लेके आना चाहिए न्यूट्रॉन को जिससे कि हाइड्रोजन एटम एक्साइटेशन हो सके, हाइड्रोजन एटम का एक्साइटेशन हो सके। तो न्यूट्रॉन आ रहा है, हाइड्रोजन रेस्ट में है। न्यूट्रॉन मान लो v स्पीड से आ रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो k है उसको लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर v इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अब हमें पता है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी जो लॉस मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है वो परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन में होता है, वो होता है हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तो हाफ म्यू, दोनों ऑलमोस्ट सेम मास के हैं तो m इंटू एम अपॉन एम प्लस एम, वी रिलेटिव। अब वी रिलेटिव v तो होगा, हाइड्रोजन तो रेस्ट पे था, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस एनर्जी का क्या पॉसिबल है वो निकाला मैंने, तो आ रहा है हाफ एम वी स्क्वायर बाय, यहाँ पे ये 2 बचेगा और, तो ये तो k बाय 2 है। जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसका आधा ही लॉस हो सकता है, ये समझ में आया। जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ रही थी न्यूट्रॉन की उसकी आधी ही लॉस हो सकती है, ठीक है। अब जो भी लॉस होगी वो एक्साइटेशन में जाएगी। एक्साइटेशन के लिए कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए हाइड्रोजन को, 10.2 है ना। नाउ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन ऑफ H इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम पॉसिबल लॉस से जस्ट मैच कर जाए तभी एक्साइटेशन हो सकता है। दिस इंप्लाइज दैट k by 2 मस्ट बी इक्वल टू 10.2। तो k मिनिमम कितना आना चाहिए, 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये तो पॉसिबिलिटी बनेगी, अगर k की वैल्यू इतनी होगी तो पॉसिबिलिटी कि हाइड्रोजन एटम एक्साइट हो जाए। वी कांट बी श्योर कि वो एक्साइटेशन होगा ही, बस पॉसिबिलिटी के लिए इतनी तो होना चाहिए। बात समझ में आई? चलो, है ना, बच्चों को क्लियर हो रहा है। सो इफ द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन इट इज पॉसिबल फॉर हाइड्रोजन एटम टू गेट एक्साइटेड। ठीक, चलो, तो ये अपन ने पहला सिंपल सा क्वेश्चन करा। अब यहां पे मैंने कुछ चीजों को इग्नोर करा है। मैंने ये नहीं माना कि हाइड्रोजन और न्यूट्रॉन के बीच में कोई दूसरा फोर्स है। क्यों नहीं माना? बिकॉज हाइड्रोजन भी न्यूट्रल होगा, मैं ग्राउंड स्टेट के हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं तो न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बदल जाता, क्वेश्चन बदल जाता। मैं अभी क्वेश्चन दे नहीं रहा हूं आपको, बस एक आइडिया दे रहा हूं।
क्वेश्चन बदल जाता। मान लो मैं प्रोटॉन को भेजता, ये प्रोटॉन है, और मैं यहाँ पर He प्लस आयन ले लेता, मान लो रेस्ट पे। मान लो एक प्रोटॉन जाके He प्लस आयन पे टकरा रहा है। पहली चीज तो मास बदल जाता है He प्लस का, उससे क्वेश्चन बदल जाता। He प्लस का मास बदल जाता, हाइड्रोजन का मास और He प्लस का मास में फर्क है, तो मास चेंज हो जाता, वो तो चलो ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन में और क्या चेंज होता? मान लो ये 20 स्पीड से आ रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी K है। अब अगर मैं पूछता आपसे कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या क्या होना चाहिए कि एक्साइटेशन हो सके He प्लस आयन का, तो यहाँ पे किस चीज का ध्यान रखते बताओ? जस्ट अपन बात कर रहे हैं ना, आपको सॉल्व नहीं करना है, जस्ट अपन बात कर रहे हैं। तो वेदांत बोल रहा है इंटरेक्शन एनर्जी। इंटरेक्शन एनर्जी का मतलब सर वो प्रोटॉन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का मतलब थोड़ा और इलॉबरेट करके बताओ, बहुत सही जा रहे हो, मैं और कुछ वर्ड सुनना चाह रहा हूं। वी वेरिएबल होता, हाँ गगनदीप बोल रहा है 3/2 टाइम। नहीं गगनदीप, ये तो बिल्कुल एब्सोल्युटली गलत है। अरे पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हूं मैं, कुछ और सुनना चाह रहा हूं। सर कभी रिपल्शन ज्यादा होंगे तो प्रोटॉन तो भी प्रोटॉन लोड भी सकता है। यस बिल्कुल सही, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब पॉइंट ये है यहाँ पर कि जो प्रोटॉन है और जो He प्लस आयन है, बोथ आर चार्ज, बोथ आर चार्ज, है ना। तो आप इलेक्ट्रोसिटी पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हो, वो इसलिए बोल रहे हो ना क्योंकि दोनों चार्ज है। तो एक्चुअली क्या होगा कि ये प्रोटॉन धीरे धीरे आएगा और इसकी स्पीड कम होती जाएगी, समझे। और जब इसकी स्पीड कम होती जाएगी तो ये हो सकता है कि एक्चुअली जाके इस He प्लस आयन से टच ना कर पाए, समझे। हो सकता है कि इनकी मिनिमम सेपरेशन डिस्टेंस इतनी ज्यादा हो कि दोनों टच ही नहीं कर पा रहे, समझे, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या होगा कि दोनों ये मान लो रेस्ट पे, ये तो मूवेबल है, ये भी मूवेबल है। तो प्रोटॉन की रिपल्शन फोर्स पे से He प्लस भी मूव करने लगेगा और एक मिनिमम सेपरेशन आएगी। दैट मिनिमम सेपरेशन आप फाइंड कर सकते हो एनर्जी कंजर्वेशन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से, एनर्जी कंजर्वेशन एंड मोमेंटम कंजर्वेशन से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही काफी बदल गया, आ रहा है समझ में। और यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन्वॉल्व है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे होते हैं? कंजर्वेटिव। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से एनर्जी लॉस होगी, पॉइंट समझ आया। चलो, इस क्वेश्चन में हमें ये सब सोचना नहीं पड़ा क्योंकि मैंने न्यूट्रॉन दिया था। तो न्यूट्रॉन में ऐसी दिक्कत आएगी नहीं हमें, ठीक है। न्यूट्रॉन में ऐसी कोई समस्या आएगी नहीं हमको। चलो अब आगे बढ़ते। जस्ट एक मैंने आइडिया दिया आपको, ज्यादा उसमें सोचना नहीं है कुछ भी, जस्ट एक आइडिया दिया, ठीक है। रचित पूछ रहा है मूविंग चार्ज पार्टिकल कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, तो उस फोर्स का भी कंसिडर करना होगा क्या जब दोनों मूव करेंगे? नहीं बेटा, वो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स बहुत निग्लिजिबल होता है, कम ही होता है, तो नॉर्मली अपन उसे कंसिडर नहीं करते, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। तो एक ये सिंपल सा क्वेश्चन करा, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं। क्वेश्चन का एक तरह से न, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट समझ लो, पार्ट 2। व्हाट मस्ट बी value of K, which is the incoming neutron's kinetic energy, so that minimum 3 types, so that 3 types of collision may take place. K की वैल्यू क्या होना चाहिए जिससे कि 3 तरह के कोलिजन हो सके? करो, समझो क्वेश्चन क्या है मेरा और अच्छे से ट्राई करो। मैंने पूछा K की वैल्यू क्या होना चाहिए कि 3 तरह के कोलिजन हो सके, तो सोचो क्या होना चाहिए इसका मतलब क्वेश्चन का, और बताओ आंसर क्या निकालेंगे। बुराउद्दीन आपको सोचना है, ये मैं कुछ भी जवाब नहीं दे रहा, आपको दिमाग लगाना है कि मैंने क्या पूछा है। मैं पूछ रहा हूं कि 3 तरह के कोलिजन होना चाहिए, तो इसके लिए के कम से कम क्या होना चाहिए? हाँ, हेड ऑन ही करना है इसमें भी, है तो सिचुएशन एग्जैक्टली सेम, इनिशियल डायग्राम और हर चीज सेम है।
बस आपको पूछा है कि पॉसिबिलिटीज क्या है। सम्यक का जवाब आ गया, वेरी गुड सम्यक, बहुत बढ़िया सम्यक। सिद्धेश नहीं, कुछ वेरी गुड, अंश गलत है। आपको अगर याद होगा तो मैंने यहाँ पे बोला था कि ये कम से कम के की वो वैल्यू है जिसपे इनइलास्टिक कोलिजन होगा। वी आर नॉट श्योर कि होगा कि नहीं होगा, वी आर जस्ट कंफर्म कि हो सकता है। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको कि इस काइनेटिक एनर्जी से हो सकता है कि इनइलास्टिक हो जाए। हमें नहीं पता कि कंफर्म होगा कि होगा, मुझे पता नहीं है कि भाई न्यूट्रॉन टकरा के एक्साइट करेगा कि नहीं करेगा, पर अगर करे तो इतनी तो काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तभी पॉसिबिलिटी है। ये बात समझ में आई थी? ये बात समझ में आई थी आपको? मैंने यहाँ पे साफ साफ बोला था कि ये पॉसिबिलिटी होने के लिए, एक्साइटेशन पॉसिबल होने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, बट वी आर नॉट श्योर कि एक्साइटेशन होगा कि होगा। अब वैसे आपको थोड़ा सोचना है कि तीन तरह के कोलिजन का मतलब क्या है। तीन तरह के कोलिजन का एक हिंट दे देता हूं। तीन तरह के कोलिजन का मतलब हो सकता है इलास्टिक कोलिजन हो जाए, इन इलास्टिक हो जाए, और परफेक्ट इन इलास्टिक हो जाए। इलास्टिक, इन इलास्टिक एंड परफेक्ट इन इलास्टिक, तीन तरह के कोलिजन हो सकते हैं। ठीक है, देखो ऐसा हमेशा पॉसिबल है कि ये टकराए और कोई एनर्जी लॉस ही नहीं हो, वो तो हमेशा पॉसिबल है। इलास्टिक कोलिजन तो हमेशा पॉसिबल है, पर अगर एनर्जी लॉस हुई तो वो एक्साइटेशन में जाना चाहिए। अब एक्साइटेशन में कम से कम एनर्जी लगती है 10.2, नेक्स्ट हायर एनर्जी की वैल्यू जो लगती है वो 12.09 लगती है। अगर नेक्स्ट हायर एक्साइटेशन हो रहा है, नेक्स्ट हायर एक्साइटेशन हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी चाहिए? 12.09। तो के की वैल्यू क्या बोल दोगे? 24.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 24.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? इतनी काइनेटिक एनर्जी अपन को कम से कम चाहिए अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से थर्ड में जा रहा है। अब ग्राउंड से थर्ड जा रहा है तो ग्राउंड से टू भी जा सकता है। इस काइनेटिक एनर्जी के साथ दो तरह के कोलिजन, तीन तरह के कोलिजन पॉसिबल है। इलास्टिक तो हो ही सकता है, इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी अब्सॉर्ब करे, 10.2 अब्सॉर्ब करे तो इन इलास्टिक हो जाएगा, और एग्जैक्टली इसका आधा अब्सॉर्ब करे तो परफेक्ट इन इलास्टिक हो जाएगा। ये बात समझ में आई? नहीं? चलो ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है समझने में, फिर से समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने ये बोला था कि यहाँ पर मुझे नहीं पता कि परफेक्ट, यहाँ पे मुझे पता नहीं है कि कोलिजन क्या होगा। हो सकता है कि इनइलास्टिक हो सकता है ना हो। ठीक है, इनइलास्टिक की पॉसिबिलिटी अभी बनी है, ये समझ में आया? यहाँ पे इनइलास्टिक की पॉसिबिलिटी बनी है। सो इस एनर्जी के साथ दो तरह के कोलिजन पॉसिबल है, दो तरह के कोलिजन पॉसिबल है। एक तो हो सकता है कि इलास्टिक कोलिजन हो, न्यूट्रॉन जाके टकराए, कोई एनर्जी लॉस ही नहीं हो, वो तो पॉसिबल है। सेकेंड पॉसिबिलिटी हो रही है यहाँ पर परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन की, जिसमें क्या होगा कि न्यूट्रॉन की एनर्जी का एग्जैक्टली आधा लॉस हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा। समझे? अब क्या हुआ, यहां पर मैंने जो एनर्जी ले ली, 1 से 3 ट्रांजिशन मैंने पॉसिबल करवा दिया। अब इतनी काइनेटिक एनर्जी है न्यूट्रॉन की कि 1 से 3 का ट्रांजिशन भी पॉसिबल है। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो गई? न्यूट्रॉन आके टकराए और कोई एनर्जी लॉस ही नहीं हो, ये तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगली पॉसिबिलिटी की न्यूट्रॉन टकराए और ओनली 10.2 का लॉस हो, तो 10.2 का लॉस होगा तो उसे इनइलास्टिक बोल देंगे, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल लॉस नहीं हुआ। मैक्सिमम पॉसिबल लॉस हो जाए पूरा, 12.09 हो जाए, इलेक्ट्रॉन 1 से थर्ड चले जाए, तो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ कोलिजन। तो तीन तरह के कोलिजन आप पॉसिबल है। समझे? अच्छा, अब समझ में आया, ओके वेरी गुड। हाँ बताओ बताओ, डाउट? सर, हम हाँ, ऐसे नहीं सोच सकते कि मतलब उससे ज्यादा सिंपल लग रहा है कि केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि दो एनर्जी लेवल में तीन स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेंगी, मतलब तीन तरह के फोटॉन्स निकलेंगे, मतलब तीन तरह से एनर्जी निकल सकती है कोलिजन से। तो उससे सर डायरेक्ट ही समझ में आ रहा है कि तीन तरीके से दो एनर्जी लेवल के बीच में एनर्जी अपन निकाल सकते हैं, मतलब तीन तरह के कोलिजन्स करवा सकते हैं। नहीं, ये आप स्पेक्ट्रल लाइन के नंबर की बात करने लग गए। तो मैंने तो कोलिजन की बात कर रही है, अभी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन की बात कर रही है।
फोटॉन्स कितने निकलेंगे ये तो मैंने बोला ही नहीं। नहीं हाँ सर, मतलब एक्साइटेशन में जो एनर्जी लगेगी अ, हाँ, वो जितने टाइप की लगेगी उतने ही टाइप के तो फोटॉन्स निकलेंगे ना। नहीं, मतलब ज्यादा टाइप के लगेंगे, ज्यादा टाइप के। 1 से 3 ट्रांजिशन हो गया, 1 से 3 ट्रांजिशन में अब 3 से वापस आने में 3 फोटोन निकल सकते हैं, लेकिन 1 से 3 ट्रांजिशन को तो एक ही टाइप की एनर्जी चाहिए ना, 12.09। 1 से 3 ट्रांजिशन के लिए एक ही टाइप की एनर्जी चाहिए, लेकिन फोटॉन्स 3 तरह के निकल रहे हैं। सर नहीं, मैं ये जैसे इधर तो 1 से 2 ट्रांजिशन हो रहा है ना, तो एक एनर्जी अपन ऐसी पहुंचा गलत सकते हैं कि। गलत रास्ते जा रहे हो आप थोड़ा थोड़ा। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है कि मैच कर रहा है, बट इस तरह से सोचना कहीं और कुछ गलती करवा सकता है आपसे, इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड कराना चाह रहा हूँ ये। आप सोच रहे हो कि भाई 3 तरह के हमें कोलिजन चाहिए, तो 3 तरह के फोटोन निकले, आप ऐसा रिलेट करना चाह रहे हो। दिस इज परफेक्टली रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। आपका बाय चांस तुक्का बैठ गया यहाँ पे, ठीक है, कि ऐसा हो गया कि इलेक्ट्रॉन 1 से 3 ट्रांजिशन कर रहा है और 3 से ग्राउंड आने में 3 ही फोटोन निकलते हैं। ये आप मतलब आइडिया इज समथिंग एल्स, आपका बाय चांस मैच कर रही चीज है, ठीक है, बाय चांस मैच कर रही है, तो समझे बात। बाय चांस मैच कर रहा है, 3 तरह के फोटोन निकलना इज नॉट इक्वल टू 3 तरह के कोलिजन होना, ठीक। ओके सर। हाँ, चलो। तो अब मेरे पास एक और बार बता देता हूँ कि क्या करा हमने। हमने ये समझने की कोशिश करी कि भाई 3 तरह की कोलिजन हो सके, इसके लिए कम से कम काइनेटिक एनर्जी कितनी चाहिए। एक कोलिजन तो हमेशा हो सकता है इलास्टिक कोलिजन, भाई न्यूट्रॉन आए टकराए और कोई एनर्जी लॉस ही नहीं हो, मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन हो गया, तो वो तो हमेशा हो सकता है, ठीक है। अगर और भी तरह की कोलिजन पॉसिबल है, तो दूसरा तरह का कोलिजन क्या पॉसिबल हो सकता है, इन इलास्टिक। और इन इलास्टिक होने के लिए एनर्जी लॉस होना चाहिए। एनर्जी लॉस कहा जाएगी, एक्साइटेशन में जाएगी। अब तुम्हें एक के बाद 2 तरह के कोलिजन और करवाना है, तुम्हें टोटल 3 टाइप्स ऑफ कोलिजन कराना है। तो 3 टाइप्स ऑफ कोलिजन का एक तो हो गया परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, दूसरा टाइप हो गया इन इलास्टिक, तीसरा भी इन इलास्टिक ही तुमको लेना है, मतलब 2 तरह के इन इलास्टिक कोलिजन कराना है। 2 टाइप के इलास्टिक कोलिजन कब हो सकते हैं, जब इलेक्ट्रॉन के पास पॉसिबिलिटी हो 2 तरह के ट्रांजिशन करने की। एक तो ग्राउंड से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आना और ग्राउंड से सेकंड एक्साइटेड स्टेट आना। तो मैंने ग्राउंड से सेकंड एक्साइटेड स्टेट आने के लिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी चाहिए वो निकाली। अगर ये काइनेटिक एनर्जी है न्यूट्रॉन की, तो देर इज 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ कोलिजन। एक कोलिजन हो सकता है कि परफेक्ट इलास्टिक हो जाए, कोई एनर्जी लॉस ही नहीं हो। दूसरा हो सकता है कि न्यूट्रॉन हाइड्रोजन से टकराए और ओनली 10.2 का लॉस हो और 10.2 से हाइड्रोजन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी हो गई कि ये वाली काइनेटिक एनर्जी का एग्जैक्टली आधा लॉस हो 12.09 का, और इलेक्ट्रॉन थर्ड एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड से थर्ड स्टेट में चले जाए, मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट में चले जाए। क्लियर। चलो, आई होप कि अब चीजें क्लियर है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब ये हाइड्रोजन और न्यूट्रॉन के कोलिजन की बात करिए, हम किसी और 2 चीजों का कोलिजन भी करा सकते हैं अपन, है ना। तो अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन को He+ आयन से टकरा दिया और He+ आयन ग्राउंड स्टेट में है, बट वो रेस्ट पे नहीं है, रेस्ट पे नहीं है। उसको भी काम करते हैं, उसको भी 20 फीट से इसकी तरफ मूव करवा दिया, 20 फीट से इसकी तरफ मूव करा दिया। काइनेटिक एनर्जी मिली थी मैंने दोनों की स्पीड दे दी, न्यूट्रॉन की स्पीड भी और He+ की स्पीड भी, दोनों एक दूसरे की तरफ 20 फीट से आ रहे हैं। हेड ऑन कोलिजन हो रहा है विद He+ आयन, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है कि कम से कम V की वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ V if He+ can be excited, minimum value of V if He+ can be excited, minimum V so that He+ can be excited, He+ को एक्साइट कर सके, इसके लिए कम से कम V की वैल्यू क्या होना चाहिए। और न्यूट्रॉन का मास मैं बता देता हूं m है और हाइड्रोजन He+ का 4m है। मास आपको मैंने दे दिए क्वेश्चन में, करो। पिछले क्वेश्चन का पार्ट 2 हटा देता हूं मैं।
चलो, वैभव का आंसर आया, पर वैभव आपने ईवी में आंसर दिया, मैंने तो स्पीड पूछी है और मैंने तो सारी क्वांटिटी मास वास दिया है तुमको, तो मास वास के टर्म में बता दो। चलो, कुछ नहीं करना है, बस आपको ये सोचना है कि यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। मैक्स के लॉस होगा हाफ म्यू रिलेटिव। म्यू रिलेटिव क्या हो जाएगा, m इंटू 4m अपॉन m प्लस 4m, है ना, इंटू ये हो गया म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर। वी रिलेटिव कितना हो जाएगा 2v। ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस ही हो गया, और ये एक्सी प्लस के एक्साइटेशन में जाना चाहिए, तो उसको होना चाहिए 10.2 का 4 टाइम, 10.2 का 4 टाइम। यहाँ पे लिख देंगे हाफ, ये देखो 4/5 हो रहा है इंटू 2v का स्क्वायर, मतलब 4v स्क्वायर, एक m भी था। ठीक है, 4 4 16, एक 2 गया नीचे 8, तो 5 ऊपर मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 10.2, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 4 डिवाइड बाय, यहाँ से देखो एक 4 कैंसिल कर लो, एक काम करो तो नीचे ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। ठीक, इसको कैंसिल कर दिया, ये एम बी स्क्वायर की वैल्यू आ रहा है, एम बी नीचे लेके आ जाओ और रूट ले लो, तो 20 की वैल्यू आ गई मेरे पास रूट 5/2, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 5.1, 5 इंटू 5.1 25.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एम का रूट, ये आंसर आ क्लियर। थोड़ा सा आप लोगों के आंसर कुछ अलग तरह से आए हुए हैं, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ कि मैंने कोई गलती तो नहीं करी। काइनेटिक एनर्जी लॉस हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, वी रिलेटिव टू भी होगा, बिल्कुल सही है। काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी वो, अब एक ही प्लस है तो 4 टाइम 10.2 का लगेगा, 4 टाइम 10.2, एक के 4 से यहाँ का 4 कैंसल। ठीक है, यहाँ पर एक 2 बचा न्यूमरेटर में, उधर डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, एक m भी डिनोमिनेटर में आया और यहाँ का 5 ऊपर चला गया, तो सही करा हुआ लग रहा है मुझको तो। बस अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मास की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा सही। आ रहा है क्या? चलो, है ना। अब मुझे क्वेश्चन में मास की वैल्यू अगर मैं न्यूमेरिकल कुछ दे देता आपको तो आप सॉल्व कर सकते थे आगे। ठीक, फिलहाल ऐसे छोड़ दो, अभी मैं बोल रहा हूँ ऐसे छोड़ दो, इसलिए छोड़ दो। अदरवाइज क्वेश्चन में मास की वैल्यू दी होगी तो इसको अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लेंगे और जो मास की वैल्यू वो रख के स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये अपन ने एक और क्वेश्चन करा एटॉमिक कोलिजन का। बस अब इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, बस अलग अलग चीजों को टकरा देंगे तो ये के लॉस अलग तरह से निकलेगा, है ना। ऑब्लिक कोलिजन करवा सकते, हो सकता है ऑब्लिक कोलिजन करा दे, तो ऑब्लिक कोलिजन का भी एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलो, मान लो ऑब्लिक कोलिजन का क्वेश्चन देखते हैं, तो न्यूट्रॉन आ रहा है, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लेते हैं, हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं, हाइड्रोजन एटम एट रेस्ट ले लेते हैं, न्यूट्रॉन ले लेते हैं, एम मास और एम मास ले लेते हैं दोनों का। न्यूट्रॉन आ रहा था 20 स्पीड से, ये 20 स्पीड से आ रहा है, और मैंने बता दिया कि वेलोसिटी की डायरेक्शन और लाइन ऑफ इंपैक्ट में थीटा एंगल है, वेलोसिटी की डायरेक्शन और लाइन ऑफ इंपैक्ट में थीटा एंगल है। न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के है, लाइन ऑफ इंपैक्ट का मैंने एंगल बता दिया थीटा है। ठीक है, ये क्या है, लाइन ऑफ इंपैक्ट है। अब आप बताओ मिनिमम v कितना होना चाहिए, मिनिमम k कितना होना चाहिए, सो दैट inelastic collision may take place। लाइन ऑफ इंपैक्ट का मैंने एंगल की वैल्यू दे देता हूं तो थोड़ा अच्छा रहेगा, आप आसानी से कर पाओगे। तो एंगल 30 डिग्री दे दिया, 30 डिग्री एंगल है इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन और लाइन ऑफ इंपैक्ट का। चलो करो ट्राई। अब कम से कम कितनी काइनेटिक एनर्जी लेके आना चाहिए न्यूट्रॉन को कि कोलिजन इनइलास्टिक हो सके।
चलो एक आंसर आया मेरे पास, ठीक है। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगी आपको, आपको ये सोचना पड़ेगा कि कितनी पॉसिबल लॉस है एनर्जी का यहाँ पे मैक्सिमम। तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस के लिए E0 ले लेते हैं। अब डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाना यहाँ पे, है ना, क्योंकि कोई सा कोलिजन ऑब्लिक कोलिजन है, तो इसका मैंने फॉर्मूला नहीं बताया था आपको। ऑब्लिक कोलिजन में होता क्या है, तो जो वेलोसिटी का लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग जो कंपोनेंट है वो बदल सकता है, परपेंडिकुलर वाला नहीं बदल सकता। तो v का cos 30 कंपोनेंट बदल सकता है, v sin थीटा नहीं बदल सकता। तो आफ्टर द कोलिजन न्यूट्रॉन के पास इधर v/2 की वेलोसिटी बचना ही चाहिए, और आफ्टर द कोलिजन हो सकता है इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटी कॉमन हो जाएगी। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से इधर की तरफ मोमेंटम शुरू में कितना था, v cos 30 मतलब √3v/2, m √3v/2, वो दोनों को मिलेगा तो उसका आधा कर देना, इधर हो जाएगा v √3/4, ये स्पीड बचेगी बाद में। ये बात समझ में आई क्या? परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन अगर होगा तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो जाएगी, तो जो दोनों की कॉमन वेलोसिटी है वो मैंने निकाल दी, दोनों की कॉमन वेलोसिटी मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाली, वो आया क्या आपको, है ना। v का इधर cos 30 कंपोनेंट √3v/2, मास इक्वल तो आधा आधा दे दिया दोनों को कॉमन करके, और जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी वो बदलती नहीं है। तो आफ्टर कोलिजन ये वेलोसिटी होना चाहिए, बिफोर कोलिजन ओनली न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी थी। तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस अब कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर अपन। नाउ यही लॉस इतना हुआ, न्यूट्रॉन का इनिशियल था ½ mv² काइनेटिक एनर्जी, बाद में इस डायरेक्शन में मास इंटू v/2 का स्क्वायर है, तो ½ m v/2 का स्क्वायर प्लस इस डायरेक्शन में कॉमन वेलोसिटी है तो कॉमन वेलोसिटी का स्क्वायर ले लो, √3v/4 का स्क्वायर। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिफरेंस लो, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाएगा। ये आया क्या समझ में, मैंने कैसे निकाला लॉस, काइनेटिक एनर्जी लॉस समझ में आया। चलो बस अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ½ mv² अंदर ½ mv² तो कॉमन ले लो ना सब जगह से, तो 1 माइनस ½ m और एक v² गया तो 1/4, 1/4 बचा, यहाँ हाफ गया m गया v² गया, ऊपर एक 2 था हाफ जा चुका है, 2 नीचे 4 का स्क्वायर, 4 4 16 तो 2 ऊपर से डिवाइड होके 8 बचेगा नीचे, और ऊपर √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं तो मैं मिस्टेक तो नहीं करी, m v कॉमन लिया 1/4, फिर यहाँ पर ये 2 से नीचे 4 का स्क्वायर 16 था, 16 से नीचे 8 बचा, ऊपर 3 बचा, सही है। 1 माइनस 1/4 3/4, 3/4 माइनस 3/8 कितना हो जाएगा, 3/4 माइनस 3/8, तो 3/4 में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, 6/8 माइनस 3/8 तो 3/8 बचेगा, ये 3/8 का टर्म आ गया। तो 3/8 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो रही है, काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है 3/8 ऑफ k, और काइनेटिक एनर्जी लॉस के बाद इनइलास्टिक होना है तो इसको कहा जाना चाहिए 10.2 में जाना चाहिए, दिस मस्ट बी इक्वल टू 10.2, तो k की वैल्यू हो गई 8 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 81.6/3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना होना चाहिए k कम से कम, 3 से और डिवाइड कर दो तो आंसर आ गया। कुछ आया? चलो 27.2 बता रहा है डिवाइड करके, ठीक है मैं लिख देता हूँ 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। चलो समझ में आया क्वेश्चन, बेसिक से करना पड़ गया मुझको। मैंने ऑब्लिक कोलिजन में मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना हो सकता है वो कैलकुलेट करा, तो वो कैलकुलेशन करना पड़ी मुझे, v का इधर वाला कंपोनेंट मेंटेन कर दिया, और अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट मोमेंटम कंजर्वेशन से फाइनल कॉमन वेलोसिटी निकाल दी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिफरेंस लेके काइनेटिक एनर्जी लॉस निकाला, उसको 10.2 कर दिया। चलो तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन करा अपन ने। अब मुझे लगता है कि अब ऑब्लिक वाले भी अपन कर पाएंगे, ठीक है। इसमें 12th का फिजिक्स कितना है बताओ, ये जो भी करा है इसमें 12th का फिजिक्स क्या था? हाँ है ना, बस ये 10.2 लिखना 12th का है, बाकी तो 11th ही, बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई है, ठीक है। चलो अगला अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, इलेक्ट्रॉन एक रेस्ट पे है, और क्या हुआ कि यहां से आ रहा है फोटोन,
ये आ रहा है फोटोन, फोटोन आ रहा है लैम्डा वेवलेंथ लेके, फोटोन आ रहा है और इलेक्ट्रॉन उसको पूरा अब्सॉर्ब कर रहा है। लेट इलेक्ट्रॉन इज अब्सॉर्बिंग फोटोन कंप्लीटली, ठीक है। तो कंप्लीटली अब्सॉर्ब करने के बाद इसकी स्पीड क्या आएगी, फाइंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टरवर्ड्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं मान सकते हो, करो। सर हाँ सर, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ उसकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग अगर सिर्फ किया और वो जो पहले जो फॉर्मूला लगाते थे वही लगाया तो भी सेम आंसर आ रहा है। तो भी सेम आंसर आ रहा है, हाँ ठीक है। एक्चुअली हाँ ऑब्लिक कोलिजन में मुझे प्रूव करना पड़ जाता ना, इसलिए मैंने उसको यूज नहीं करवाया। मैंने आपको हेड ऑन में प्रूव करवाया है, ऑब्लिक में मैंने प्रूव नहीं करवाया, इसलिए मैंने यूज नहीं करा इसे। एक्चुअली देखो, चलो मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो वेलोसिटी के कंपोनेंट लेके तो भी लिख सकता था ना मैं इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट लेता और फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखता इनिशियल वाली, तो हाफ एम की स्क्वायर ही आएगी। देखो हाफ एम, v का कंपोनेंट v cos 30 ले लेते तो √3 v/2 का स्क्वायर करते और v sin 30 v/2 का स्क्वायर करते तो भी देखो हाफ एम v स्क्वायर आएगा। देखो जोड़ के ये आएगा, बिकॉज cos cos थीटा प्लस sin cos थीटा 1 होता है, सही है ना। तो एक तरह से ये हो रहा है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के दो कंपोनेंट लिख दिए, और जब तो ये वाला काइनेटिक एनर्जी सब्ट्रैक्ट तो हो रही है, देखो फाइनली इस टोटल में से इसे सब्ट्रैक्ट ही तो कर रहे हैं, हाफ एम v/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, ये वाला कंपोनेंट आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो मेंटेन होता है, तो वो वाला कोई कंपोनेंट आएगा ही नहीं, लॉस के अंदर वो कंपोनेंट आएगा ही नहीं। और जो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट है उसमें तो अपन ने पढ़ा ही था हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर होता है, तो ओनली अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर कर दो तो भी यहाँ पे लॉस आ जाता है। ऑब्लिक कोलिजन में भी जो काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है, दिस इज ऑल्सो हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, यहाँ भी सेम ही आती है, पर इसमें वी रिलेटिव किधर लेना चाहिए, अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। इसको लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ले लो तो सेम आंसर आएगा, सेम मिल जाएगा अपन को, एनर्जी लॉस यहां से भी मिल सकती है, ठीक। चलो अब ये क्लियर, ऑब्लिक कोलिजन भी आसान होते हैं। ठीक, अब ये क्वेश्चन हटा दो, जो इलेक्ट्रॉन वाला क्वेश्चन दिया उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। क्वेश्चन क्या था बुराउद्दीन, इसको लाइट की स्पीड के टर्म में निकालने की कोशिश करके बताओ। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन इज अब्सॉर्बिंग फोटोन कंप्लीटली, तो आफ्टर अब्सॉर्प्शन इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी, ठीक है। रिपीट ही कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन इज अब्सॉर्बिंग फोटोन कंप्लीटली, तो फाइंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टरवर्ड्स, अब्सॉर्ब करने के बाद। तो सहज, हाँ ठीक है, बच्चे मुझे आंसर दे रहे हैं पर लेमडा के टर्म में आंसर दे रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में आंसर दो। तो देखो फोटोन आया, एनर्जी कितनी लाया, एस/λ, ये एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन ने अब्सॉर्ब कर ली तो सारी इलेक्ट्रॉन को जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो ये होगी ना। बाद में अगर आफ्टरवर्ड्स इलेक्ट्रॉन की अगर आपने स्पीड v मान ली तो उसकी काइनेटिक एनर्जी यही लिखो क्या, सही है क्या, सही है क्या, बताओ ये सही लिखा है क्या मैंने, ठीक है। सेकेंड चीज मोमेंटम कंजर्वेशन, फोटोन का मोमेंटम h/λ, यही इलेक्ट्रॉन को मिला तो उसका मोमेंटम m भी होना चाहिए ना, ठीक है। अब ये h/λ को मैं m भी लिख सकता हूँ, दिस इंप्लाइज दैट हाफ mv स्क्वायर व्हिच वाज hc/λ, इसमें h/λ को m भी लिख दो, तो देखो यहां से v इक्वल टू 2c आ गया, ऑलराइट।
देखो आया क्या? हाँ ठीक है, बस तो आंसर हो जाएगा नॉट पॉसिबल। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टरवर्ड डबल आ रही है, इसका मतलब ये हो गया कि पूरी तरह से अब्सॉर्ब हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो गलत हो गया है ना। तो पूरी तरह से फोटोन अब्सॉर्ब हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट कैन नेवर अब्सॉर्ब अ फोटोन कंप्लीटली। इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट कैन नेवर अब्सॉर्ब अ फोटोन कंप्लीटली। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा था? अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन था, इसके आसपास कोई चीज नहीं थी, इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। दिस वाज अनबाउंडेड फ्रॉम द एटम, एटम के न्यूक्लियस के फोर्सेस से ये अनबाउंडेड था। तो ये फोटोन पूरी तरह से अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं बोल सकते कि एटम के अंदर का इलेक्ट्रॉन भी फोटोन पूरी तरह से अब्सॉर्ब नहीं कर सकता, समझे? इस क्वेश्चन का मतलब ये मत निकालना कि एटम में भी अब्सॉर्ब नहीं हो सकता। एटम में तो हो सकता है, बिकॉज एटम में सिचुएशन ही अलग है, वहां इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, ठीक है। इसका मतलब ये जरूर बोल सकते हो, एन अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कैन नॉट ऑब्जर्व अ फोटोन कंप्लीटली, ठीक है। एन अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कैन नॉट ऑब्जर्व अ फोटोन कंप्लीटली। वेरी गुड क्वेश्चन। An unbonded electron cannot absorb a photon completely. अब कंप्लीट नहीं करेगा तो क्या करेगा? पूरी तरह से अब्सॉर्ब नहीं करेगा तो क्या करेगा, बताओ? नहीं अब्सॉर्ब करेगा, बच्चे बोल रहे हैं रिलीज अनदर आफ्टर कोलिजन, वेव नेचर में थोड़ा सा ले लेंगे, थोड़ा नहीं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन से ना, जब हम एक इलेक्ट्रॉन की गैस ले ले या हम किसी इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का चैम्बर में भर के रख दे इलेक्ट्रॉन को, एक किसी गैस, एक किसी ग्लास ट्यूब में इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं और वहां अपन फोटॉन्स भेजे, तो फोटॉन को पूरी तरह से अब्सॉर्ब नहीं करते, पार्शियली अब्सॉर्ब करते हैं और एक फोटॉन रिलीज कर देते हैं। एक्चुअल सिचुएशन ये होती है, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है आपके पास और कोई फोटोन आया, ये फोटोन आ रहा है, तो फोटोन की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है, आफ्टर अब्जॉर्प्शन इलेक्ट्रॉन और एक और फोटोन बन जाते हैं, आफ्टरवर्ड हमें एक फोटोन और दिखने लगता है। इसकी वेवलेंथ अगर लेमडा थी तो यहां वेवलेंथ लेमडा डैश हो जाती है, जो थोड़ी सी बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन भी कुछ एनर्जी लेके चलने लगता है, इलेक्ट्रॉन की कुछ स्पीड आ जाती है, दोनों कुछ कुछ एंगल पे ट्रेवल करने लगते हैं। ये बात समझ में आई? एक्चुअली सिचुएशन ये होती है कि फोटोन पूरी तरह से अब्सॉर्ब नहीं करता इलेक्ट्रॉन, वो पार्शियली अब्सॉर्ब करता है और आफ्टर पार्शियल अब्सॉर्प्शन वो एक एंगल पे चलने लगता है और एक नया फोटोन प्रोड्यूस कर देता है। अब क्योंकि थोड़ी एनर्जी फोटोन की अब्सॉर्ब हो गई, थोड़ी एनर्जी फोटोन की अब्सॉर्ब हो गई, इसलिए फोटोन की वेवलेंथ कम हो जाएगी, तो वेवलेंथ है सॉरी बढ़ जाएगी, वेवलेंथ बढ़ने से एनर्जी कम हो जाएगी। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो वेदांत पूछ रहा है इसमें ये प्रॉपर्टी तो लगी ही नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बोल सकते हैं कि वो अनबॉन्डेड पार्टिकल कैन अब्सॉर्ब फोटोन कंप्लीटली? हाँ बोल सकते हैं वेदांत, ठीक है। चलो, तो ये जो फिनोमेना होता है ना, इसको बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन से लाइट जब इंटरेक्ट करती है तो लाइट इंटरेक्ट करके उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है और वो अलग डायरेक्शन में ट्रेवल करने लगती है एंड डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के फोटोन दिखते हैं। दिस इज लाइक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय इलेक्ट्रॉन। लाइट से लाइट की स्कैटरिंग जैसा है, इलेक्ट्रॉन्स लाइट को स्कैटर करते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। हमारे कोर्स में नहीं है कॉम्पटन इफेक्ट, इसलिए अपन इसमें ज्यादा आगे डेप्थ में नहीं जाएंगे, हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। पर आपने समझ लिया कि व्हाट डू वी मीन बाय कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। चलो, अब कॉम्पटन इफेक्ट थोड़ा समझा अपन ने, और इसका एक और आइडिया देता हूं, इसी से उल्टा कुछ होता है रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट इज समवॉट लाइक दिस, उसका उल्टा फिनोमेना होता है। यहाँ पर वेवलेंथ कम होती है मतलब एनर्जी कम हो जाती है, सॉरी वेवलेंथ बढ़ती है मतलब एनर्जी कम हो जाती है, वहां एनर्जी बढ़ती है।
थोड़ा सिचुएशन अलग है वहां पे, ठीक है। रमन इफेक्ट इज समथिंग लाइक दिस, है ना, स्कैटरिंग से रिलेटेड कुछ है रमन इफेक्ट, ठीक है। रमन, सीवी रमन नाम तो नहीं होगा आप। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, हमारे कोर्स में नहीं है तो अपन अब ज्यादा डेप्थ में इसमें नहीं जाएंगे चीजों को लेके, है ना, हटा रहा हूँ ये सब। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक डाउट आ रहा है, इज इट लाइक डिफ्रेक्शन? नो, डिफ्रेक्शन इज समथिंग एल्स, डिफ्रेक्शन का कॉन्सेप्ट अलग है। सर वो इफेक्ट का नाम फिर से बता दो। कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन, COMPTON, कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा टाइम बचा है तो अपन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं, मैटर वेव। मैटर वेव बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपको आता है ऑलरेडी। मैटर वेव, लुई डी ब्रॉगली ने प्रपोज करा कि जैसे आप फोटोन के लिए उसका मोमेंटम लिखते हो, फोटोन इज अ फोटोन इज वेव, लाइट इज अ वेव, और उसका भी मोमेंटम होता है। वेव का जैसे आप मोमेंटम लिखते हो, तो पार्टिकल जिनका मोमेंटम होता है उनकी वेव वाली प्रॉपर्टी भी होना चाहिए। एक वेव की मोमेंटम की प्रॉपर्टी होती है, तो मोमेंटम वाले पार्टिकल की वेव प्रॉपर्टी भी होना चाहिए, है ना। लुई डी ब्रॉगली ने सोचा कि अगर आप फोटोन का मोमेंटम लिखते हो h by लैम्डा, लैम्डा फोटोन की वेव प्रॉपर्टी है और मोमेंटम पार्टिकल की प्रॉपर्टी को शो करता है। अगर मोमेंटम से वेवलेंथ रिलेट होती है तो वेवलेंथ मोमेंटम से रिलेट होना चाहिए, लैम्डा को अपन h by p लिख सकते हैं। लुई डी ब्रॉगली ने ऐसा सोचा, सही बात है क्या, है ना। और फिर उन्होंने बोला कि जिन भी पार्टिकल्स के पास मोमेंटम है उनके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी और उस वेव की वेवलेंथ ये होगी। जिन भी पार्टिकल के पास मोमेंटम है, मतलब हम अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो हमारे पास मोमेंटम है, एक क्रिकेट बॉल को थ्रो करा तो उसके पास मोमेंटम है, जिनके पास भी मोमेंटम है उन सबके पास एक वेव वाली प्रॉपर्टी होना चाहिए, दैट इज वेवलेंथ होना चाहिए। और जो पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड जो वेव है इसे बोल दिया मैटर वेव, मैटर वेव, एंड दिस इज वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। ठीक है, चलो। तो उतना थोड़ा अच्छे से समझ नहीं आता है, एक बार में फिर से समझ लो। लाइट के फोटोन का मोमेंटम होता है, बट लाइट के फोटोन की एक वेव प्रॉपर्टी भी होती है, उसकी वेवलेंथ। तो वेवलेंथ और मोमेंटम आर रिलेटेड, उस रिलेशन को थोड़ा सा एडजस्ट करके ये प्रपोज करा लुई डी ब्रॉगली ने कि जिन भी पार्टिकल के पास मोमेंटम है उनमें भी वेव नेचर है। जैसे लाइट का ड्यूअल नेचर है वैसे सभी तरह के पार्टिकल का ड्यूअल नेचर है। ये बहुत ड्रास्टिक, बहुत ही अलग सी रेडिकल सी थॉट थी, है ना। मतलब हमको अभी तक है ना एक वेव की जो वेवलेंथ वाली प्रॉपर्टी थी वो वेव में ही होती थी, और पार्टिकल के पास भी ये प्रॉपर्टी है। कोई मैं क्रिकेट की बॉल थ्रो कर रहा हूँ तो उसके अंदर भी कुछ वेव की प्रॉपर्टी, वेवलेंथ है उसकी कुछ, तो बहुत रेडिकल सा लगता था, बहुत अजीब सा लगता था, यार ये क्या एब्सर्ड सी बात चल रही है, होता है ना। ठीक है, चलो। तो इस तरह से पहले तो लुई डी ब्रॉगली ने प्रपोज करा, इस वेवलेंथ को बोलते थे अपन डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने वाले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। तो मोमेंटम की वैल्यू दे देंगे अपन को, मोमेंटम को एम भी लिख सकते हो, मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, अगर चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा जाए v वोल्ट से तो काइनेटिक एनर्जी उसकी हो जाएगी q इंटू वी, अगर वो v वोल्ट से एक्सेलरेट करा गया है तो। जैसे इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट से एक्सेलरेट करो तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको लिख देंगे h अपॉन रूट 2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी को लिख देंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू उसको जितना पोटेंशियल से एक्सेलरेट करा। तो ये सब में सब तो कांस्टेंट है, वो रखकर जाता है 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम या अराउंड रूट 150 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग रिलेशन बनते हैं हमारे पास। अब सहज पूछ रहा है इस वेवलेंथ को विजुलाइज कैसे करें, ये कोई नहीं करा पाया तो मैं क्या कराऊंगा, है ना। क्वांटम नेचर की जो चीजें हैं वो विजुअलाइजेशन नहीं करना है अपन को, उसका वो विजुअलाइजेशन नहीं हो सकती। मैं कुछ करा दूंगा तो सब गलत ही होगा, मतलब। ठीक है, कोई नहीं करा पाया, है ना। सो सहज इसका कोई विजुअलाइजेशन नहीं है, करना ही नहीं चाहिए। अगर कोई कराए भी तो आपको करना ही नहीं चाहिए।
क्वांटम मैकेनिक्स में जो चीजें है वी कैन नॉट विजुअलाइज देम इन अवर वर्ल्ड। हम करोगे तो ना आपको कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा दिमाग में पिक्चर। चलो हाँ, कुछ गलत चीजें दिमाग में बिठा लोगे, ठीक है। और इसके फॉर्म क्वेश्चन भी बहुत बेसिक फॉर्मुलेस पर आते हैं, ये जो बेसिक फॉर्मुला है इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एक चीज और जरूर इसमें याद रखना, थर्मल न्यूट्रॉन्स की डी ब्रॉगली वेवलेंथ, थर्मल न्यूट्रॉन्स की डी ब्रॉगली वेवलेंथ या किसी भी थर्मल पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ वो भी निकाल सकते हैं अपन। तो h अपॉन √2m ke, और वहां काइनेटिक एनर्जी को आपको kT रखना पड़ेगा, k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज है फॉर थर्मल पार्टिकल। आपको जो वहां पर काइनेटिक एनर्जी रखना पड़ेगी वो रखना पड़ेगी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। यहाँ पर है ना दिमाग में हमारे डाउट आता है, जैसे गैस थ्योरी में हमने पढ़ा है गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 3/2 kT होती है, 3/2 kT होती है, लेकिन यहाँ पर हमको kVT रखना पड़ेगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये लैम्डा टीएच मतलब थर्मल, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस काफी गलत हुए हैं बच्चों के, मेरे भी, मतलब मैं भी पहले यहाँ सोचता था कि काइनेटिक एनर्जी मुझे 3/2 kT डालना चाहिए, लेकिन रिसेंटली मैंने देखा कि एक मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है उससे अगर अपन सभी पार्टिकल्स की एवरेज अपन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ढूंढे तो ये एक्सप्रेशन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, याद रखो। यहाँ 3/2 kT नहीं रखना है आपको काइनेटिक एनर्जी, आपको kT रखना है। ये चलो, अथर बोल रहा है इन ब्लंडल इट्स एक्सप्लेन्ड विद डेरिवेशन। हाँ, इसका एक डेरिवेशन भी होता है, तो ये ब्लंडल आई थिंक किसी बुक का ही नाम होगा, ऑथर का होगा शायद, है ना अथर? हाँ चलो, थर्मो की बुक है, ओके हाँ। तो ये मैंने भी रिसेंटली देखा, मतलब मैंने भी गलतियां करी है, मैं भी 3/2 kT यूज करके निकालता था, लेकिन अभी रिसेंटली बस किसी एक बच्चे के डाउट से मुझे पता चला कि यार एक्चुअली हमें यहाँ kVT लिखना पड़ता है। जब अपन इसका डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, हम बस फाइनल फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक। चलो, तो अब ये कुछ छोटे छोटे से फॉर्मूला हमको याद रखना है। अब इन सब के साथ अपना ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो चैप्टर है उसकी थ्योरी तो पूरी हो गई है, अभी क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे ऐसे कराने के लिए, तो अब नेक्स्ट क्लास में इस पे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, प्लस एक्सरे चालू करेंगे, तो एक्सरे थोड़ा पढ़कर आइएगा। लैम्डा टीएच इज थर्मल डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अगर मान लो तुमने बहुत सारे न्यूट्रल पार्टिकल ले लिए और बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, बहुत सारे कंसिडरेशन रहता है, तो बहुत सारे न्यूट्रल पार्टिकल ले लिए, जैसे न्यूट्रॉन्स ले लिए, न्यूट्रॉन्स की आपने गैस ले ली जो थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो इन दैट केस थर्मल इक्विलिब्रियम में जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी न्यूट्रॉन्स की, उसका फॉर्मूला है, ठीक है। चलो, एक रचित पूछ रहा है आज जन्माष्टमी की छुट्टी क्यों नहीं है? जन्माष्टमी पे किशन जी जन्माष्टमी बना रहे हैं यार, रात को सुबह मंदिर चले जाओ, दिन भर थोड़ी क्लास है आपकी, तो इसलिए ये नहीं है। मैंने आपको रेस नहीं भेजी, यस मैं रेस भी कोशिश करता हूँ भेजने की। और होमवर्क क्या है, तो आप बिगिनर बॉक्स स्टार्ट कर सकते हो करना। बिगिनर बॉक्स जो है आपका इसका मैटर वेव वाला, जस्ट नेक्स्ट बिगिनर बॉक्स देखोगे वही है, तो आप वो कर सकते हो। हालांकि मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, पर सिंपल क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो, ठीक है। जय श्री कृष्णा, बिल्कुल सही। और मैं आज रेस एक बार ट्राई करता हूँ भेजने का, जब तक एससीवी है आपके पास अभी होमवर्क काफी है। एससीवी करो आप, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की और इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो काफी होमवर्क है, इसलिए इतना कोई हार्ड एंड फास्ट जल्दी भी नहीं है अपन को, ठीक। चलो ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सबको, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।